ऐसे कागज पे लिख रहे हैं और पब्लिक में आपको लोग बुलाए और आपको सम्मानित करे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सपना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फिल्मी दुनिया में काम करने के लिए लोग हीरो बनने के लिए जाते हैं और मुंबई में स्ट्रगलर जीवन भर कहलाकर वापस आ जाते हैं। आप अगर कवि सम्मेलन में भविष्य बनाना चाहते हैं तो बहुत ही स्वर्णिम भविष्य है, क्योंकि अब कवि सम्मेलन सिर्फ मंचों का मोहताज नहीं रह गया है। अब टीवी चैनलों पर विभिन्न कवि सम्मेलन, मैं खुद एक कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी में आता हूं, आजकल आज तक पर भी शुरू हो गया, उसका भी मैं रेगुलर रहता हूं। छोटे मोटे चैनलों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप सोचेंगे हमें क्यों नहीं बुलाया जाता? आपको इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि आप उस लायक हुए नहीं हैं। उस लायक होने के लिए आपको 10 घंटे वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी निरंतर, जैसे आप एक अध्यापक के एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए करते हैं, एक आईएएस बनने के लिए करते हैं, एक आईपीएस बनने के लिए करते हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वहां तक जाने का सपना आप मत देखिए। और अगर आप मान लीजिए कि किसी की कृपा से, भैया बात मत करिए, भाई साहब बाहर जाके बात कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, आइए मैम, आपका स्वागत है, बैठिए जी। थोड़ा दूर दराज में है जगह, तो आने में लोगों को थोड़ा थोड़ा समय भी लग जाता है, लेकिन यह विषय जो मैं कह रहा हूं, यह विषय बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है बाबूजी, उत्तर प्रदेश में, मैं बिहार की धरती पर खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कुछ नहीं तो 1200 से 1500 ऐसे कवि होंगे जो राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश का। आप बिहार में आइए तो यह गिनती दर्जनों में भी नहीं रहती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि साहित्यिक माहौल की हम लोगों को एक परिपाटी तो दी गई, हमें यह तो बताया गया कि यह विद्यापति का क्षेत्र है, यह दिनकर की भूमि है, यह बाबा नागार्जुन की भूमि है, यह शास्त्री जी की भूमि है, यह सब इन लोगों की भूमि है जिन्होंने बड़े बड़े कलमकार हुए, जिन्होंने खूब लिखा। लेकिन हम लोगों ने खुद से वह मेहनत नहीं की जिस मेहनत के लिए आज दिनकर जी को गए हुए सालों बीत गए, लेकिन आप सब हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि वह मेहनत करते थे, वह कविताएं लिखते थे, रात रात भर जाग के लिखते थे, एक दिन नहीं लगातार लिखते थे। सबसे पहली चीज, इसमें भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो आप लोगों की है, हम लोगों की है। और वो कमी ये है कि हमें अगर कोई सपना देखें तो उसको साकार करने का दम हमारे भीतर होना चाहिए। अगर मैं एक चीज और कहता हूं, अगर माइक पर खड़े होकर के 2 मिनट की तालियां मैं अपनी कविताओं से बजवा सकता हूं जो लगातार बजे, तो उस 2 मिनट को 20 मिनट तक खींचना भी मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि वो 2 मिनट मैंने करके दिखा दिया है। आप अगर एक शेर अच्छा कहते हैं तो 100 शेर अच्छे आप कह सकते हैं, क्योंकि एक शेर अच्छा करके आपने दिखा दिया है। इसलिए आप लोगों का भविष्य बहुत स्वर्णिम है। अगर कवि ही बनना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूं। आप आदरणीय बाबूजी, मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो। ये त्याग मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनायास ही हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा, वहां से ग्रेजुएशन किया, एमए किया, नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी आगरा यूनिवर्सिटी से मैं पिछले साल सबमिट कर चुका हूं। किसी को नहीं बताता कि मेरे नाम के आगे आप डॉक्टर लगाइए, नहीं लगाइए, क्योंकि मुझे कवि बनना था। दोस्तों, ये सब करने के बाद भी मैंने नौकरी नहीं चुनी, मैंने अपने लिए ये मंच चुना। और जब ये मैंने मंच चुना तो मैंने ये तय किया कि अगर मुझे 18 घंटे भी कविताएं सीखनी पड़ी तो मैं सीखूंगा। अगर मुझे 4 घंटे रोज लिखना पड़ा तो मैं रोज लिखूंगा। प्रभाकर भैया इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे से। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था पिछले लॉकडाउन में कि मैं रोज कोई ना कोई 4 मुक्तक अपने लेकर के मंचों पर लाइव के दौरान ना आता हूं। 1.5 घंटे 2-2 घंटे लोगों को सुनाता था। मैं बस आप लोगों से यही कहता हूं, सपने देखिए। सपने देखना बहुत जरूरी है, नहीं देखेंगे तो पूरा कैसे करेंगे। लेकिन उस सपने के धरातल को टटोलना बहुत जरूरी है। क्या आप सब कुछ छोड़कर कवि बनने को तैयार हैं? तो यह मंच आपके लिए खड़ा है। अगर आप ये चाहेंगे कि आप थोड़ी सी नौकरी भी कर लें, आप चाहेंगे कि थोड़ी सी आप समाज सेवा भी कर लें, आप कवि होते हुए सब कुछ करें, सब कुछ होते हुए कवि ना बनना चाहें। सबसे बड़ी बात यही है, हम सब कुछ होते हुए कवि बनना चाहते हैं। आप कवि होते हुए सब कुछ करें ना। कई सारे लोग हैं नौकरी करते हैं लेकिन वो पहले कवि हैं। आज की तारीख में दिनेश भाई,
भी बैंक में काम करते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन आया तो ये बैंक की नौकरी छोड़ करके, जब इनको पैसे खत्म खर्च करके आज की सैलरी नहीं मिलेगी इनको, क्यों आज तो संडे है, लेकिन कल भी परसों भी यहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये कवि सम्मेलन में आए। ये त्याग आपको करना पड़ेगा। यह विषय बस इतना भर मैं आप लोगों से कहने के लिए आया था, और मैं रुकता थोड़ी देर और, लेकिन मेरी फ्लाइट भी रिशेड्यूल हो गई, उसका भी मुझे सम्मान करना है। जीवन में एक बात ध्यान रखिए, अगर इस पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति ने उस परम सत्य को प्राप्त किया है तो आप भी कर सकते हैं। एक भी व्यक्ति ने अगर साहित्य में कीर्तिमान गढ़ा है तो आप भी कर सकते हैं। एक भी व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त किया है तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको उतनी मेहनत, उतना डेडिकेशन, उतना समर्पण दिखाना ही होगा। अगर आप वह सब नहीं दिखाते हैं तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे, आपके पीछे भीड़ भागे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि भीड़ से हटकर थोड़ा अलग किया जाए, बहुत जरूरी है। एक छोटा सा विषय मैं और आप लोगों के सामने रखता हूं, और अपने पूरे आदरणीय बाबूजी के भरोसे मैं कई सारे वादे कर देता हूं, लेकिन यह वादा मैं आप लोगों से कर रहा हूं, और बैंक भी बैठा है तो इनका भी शायद सहयोग रहे। जनवरी के महीने या फरवरी के महीने में सरकार की अनुमति जैसे ही मिलती है तो बिहार में 9 कमिश्नरी है। उस 9 के 9 कमिश्नरी में हर कमिश्नरी से 10-10 युवा कवियों का चयन और 5 राष्ट्रीय कवियों का यहाँ पे लाना और 10-10 युवा कवियों का चयन, ये मैं प्रभाकर भैया की जिम्मेदारी रखूंगा। हर जगह से 10-10 कवियों को चुनेंगे, बाहर के 5 कवि रहेंगे, और एक हर कमिश्नरी में एक बड़ा आयोजन होगा जहां पर हमारे युवा कवि राष्ट्र कवियों के साथ कवि सम्मेलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, कविताएं पढ़ेंगे। ऐसा करके हम 90 कवियों को चुन लेंगे पूरे बिहार से। 90 वो कवि जो मंचों पर परफॉर्म करेंगे, वो कौन होंगे मुझे एक का भी नाम नहीं पता। उसका चयन मैं प्रभाकर जी के ऊपर इसलिए दूंगा क्योंकि वो दिन रात पूरे बिहार से एक लोगों को चुनते रहते हैं, एक नगीने को चुनते रहते हैं, और उन पर मेरा इतना अधिकार है कि मैं उनको कोई भी काम दे सकता हूं। वो भी मुझे अधिकार से कुछ भी कहते हैं, मैं मान लेता हूं बिल्कुल। तो ये 90 कवियों का चयन होगा। अब अगला पड़ाव, 90 कवि जब हमारे पास हो गए पूरे बिहार से, उसका कार्यक्रम अलग अलग चरणों में अलग अलग स्टेट्स में बिहार संस्कृति मंच के माध्यम से करवाना, यह बाबूजी और हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि वह कैसे वो कार्यक्रम हमारे बिहार के कवि जो 90 चुने गए, वो पूरे देश भर में लगभग 15 राज्यों में बिहार सांस्कृतिक मंच काम कर रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें 15 जगहों पर उन सब कवियों का काव्य पाठ करवाना, और उसमें भी उनके साथ में कुछ राष्ट्रीय कवियों को ले जाकर के उनके सामने बैठाना, उसमें काव्य पाठ करवाना। इससे क्या होगा, आप लोगों को एक अनुभव मिलेगा कि राष्ट्रीय कवियों के साथ में मंच साझा करते हुए हमें किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए, सामने की ऑडियंस कैसे होती है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतना जम रहे हैं, मैं ऐसा क्या नहीं कर पा रहा हूं, या हमारे के अंदर क्या कमी रह गई है, उसको सीधा सीधा सीखना। तो ये एक रहेगा। और उसके बाद पूरी दुनिया में चाहे उस 90 में से हम 9 कवि को निकाल पाएं, लेकिन मेरी एक ही कामना है कि जब हम अगला यह प्रांतीय अधिवेशन या क्षेत्रीय अधिवेशन या राज्य अधिवेशन बिहार का करें साल भर बाद, तो हमारे पास 15-20 ऐसे कवि कवित्री भाई बहन हो जो बिहार का प्रतिनिधित्व पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में कर सके। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने कवियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ी टीम बना ली है, और यह सब आशीर्वाद से बाबूजी के मार्गदर्शन से हुआ है। अब समय आ गया है कि इस पूरी श्रृंखला को एक और तेज हवा दी जाए। आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, 200 के करीब लोग बैठे हुए हैं, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लिखते होंगे लेकिन मंच नहीं मिला होगा, या मिला होगा तो उस तरह का नहीं मिला होगा। कितना बेहतर रहेगा कि इन लोगों को एक साथ 50 से ज्यादा, मान के चलिए 50 से ज्यादा मंच मिले। बिहार में असंभव नहीं है जब सब कुछ होता है। अभी उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 दिनों के लिए खाली हर नगर निगम में कवि सम्मेलन हो। ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हुआ कि वहां पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 1500 कवि हैं। हम लोगों में वो क्षमता ही नहीं है, अभी हम डेवलप कर पाए हैं, उतने कवि हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ला पाए हैं। तो आप लोगों से बस मैं समय सीमा का थोड़ा सा उल्लंघन करते हुए बस इतना भर आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। पहली चीज कि भविष्य बनाइए, सपने देखिए, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आपने अगर 10% आप सक्सेस हैं तो उसका मतलब है कि 90% कीमत आपने नहीं चुकाई है। आपके जीवन में अगर 10% सफलता है
तो 90% असफलता इसलिए है क्योंकि आपने उसका चुनाव नहीं किया है। अपने जीवन में 100% का चुनाव करिए। अगर आपने ऐसा कर दिखाया तो दुनिया का कोई माइका लाल नहीं है जो आपको माइक पर आने से, आपको दुनिया में छाने से रोक सके। मंच अगर आपको ना मिले तो आज की तारीख में यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब सोशल मीडिया है। एक दिन में रातों रात स्टार बन जाते हैं। आप सोचिए 4 साल पहले गाना गाया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अब जाकर के देखिए वो कहां कहां जा रहा है। सोशल मीडिया की ये बहुत बड़ी ताकत है, उस ताकत को हथियार बनाइए। हम लोग अक्सर ही एक दूसरे की बुराई करने में समय बिता देते हैं। ईश्वर ने जिसे बनाया है वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ के हाथों से बनाया गया है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। कवि की क्षमता, और 90% लोगों को एक भ्रम रहता है कि हम बहुत बड़ी चीज हैं। इस चीज से बाहर आ जाइए। ईश्वर आपको जो देता है ना वो सिर्फ 5% देता है। आज की तारीख में भी लता जी की उम्र 80 से ऊपर हो गई है, लेकिन वो रियाज करती हैं। उनको किसी फिल्म में नहीं गाना, अब वो रियाज करते हैं। सचिन तेंदुलकर को किसी भी आईपीएल में नहीं खेलना, वो रोज 2 घंटे सुबह बैट पकड़ कर नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि श्रेष्ठ तो आने वाला कल है, कल पता नहीं क्या हो जाए। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि अपने आप को टटोलिए, भविष्य बहुत बड़ा है, हर तरह से है। नहीं मंच बुलाएगा, यूट्यूब पे लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल, मेरे इतना सारा स्टाफ है, सारा खर्चा यूट्यूब निकाल देता है, कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत सारा है, लेकिन संभावनाएं असीम है। लेकिन संभावनाओं के बदले में आपका समर्पण भी असीम होना चाहिए। वो अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए खुला आकाश है, और निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा मैंने मंच से कहा है, माइक से कहा है, मां सरस्वती का यहाँ पे दीप प्रज्वलन किया हमने, बाबूजी की गरिमा में उपस्थिति है, बैंक के सभी लोग हैं। जैसे ही सरकार से अनुमति मिलती है, कोरोना का अभी कई सारे प्रोटोकॉल चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, तुरंत ही बिहार के 9 अलग अलग हिस्सों में 10-10 अलग अलग कवियों के साथ में कवि सम्मेलन करवाने की जिम्मेवारी उन लोगों को, मैं इस चीज में बहुत यकीन रखता हूं। आदरणीय हमारे बैंक के कर्मचारी साहब बैठे, सर मैं इसमें बहुत यकीन रखता हूं कि कोई भी कवि है वो अगर मंच पर आ रहा है तो उसको उचित मानदेय मिले। मेरी लड़ाई अभी आज की तारीख में माइक से बोल रहा हूं, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान जो यहां पर कवि सम्मेलन करवाने आते हैं, पूरे बिहार में इनकी श्रृंखला चलती है। आप लोग बताइए बिहार के कितने कवि होते हैं उसमें? एक भी नहीं, एक भी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता कि आरा में कवि सम्मेलन है तो 2 भोजपुरी के कवि रहें, यहां मगध का कवि सम्मेलन है, मगही के कवि रहें, मैथिली के कवि रहें। सब कवियों का रहना बहुत जरूरी है, नहीं रखते हैं। मेरी पहली लड़ाई उनसे यह है कि आप जहां पर कवि सम्मेलन कराइए, जिस डिस्ट्रिक्ट में कराइए, उस डिस्ट्रिक्ट के 2 कवियों को आप मंच दीजिए। और दूसरी लड़ाई यह है जिसके लिए मैंने जागरण के लगभग 30 कार्यक्रम छोड़ दिए कि अगर आप ये नहीं मानेंगे तो मैं नहीं आऊंगा, और उन्होंने नहीं बुलाया। मैं, उनकी जीत हुई, लेकिन मेरा संकल्प बड़ा है, मेरी जीत आगे जरूर होगी। मैंने कहा उसमें जो स्थानीय कवि होंगे उसका पेमेंट उतना जरूर होना चाहिए जो बाहर से आए हुए कवि का न्यूनतम पेमेंट होगा, वो स्थानीय कवियों का जरूर होना चाहिए। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज मैंने समय भी थोड़ा आप लोगों का लिया, बहुत बहुत आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, और मुझे जाना भी होगा, उसके लिए बहुत क्षमा करता हूं। 5 पंक्ति, मैं देखिए 4 लाइन सुनाता हूं, लेकिन ये 5 पंक्ति कह रहे हैं, मैं 5 पंक्ति सुना देता हूं। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, ये सब आप जानते ही हैं। मैं धरतीपुत्र बिहारी के सिर्फ 2 बंद। हम श्रम ना, जिस गीत ने मुझे पहचान दी पूरी दुनिया में। पहचान देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, पहचान हर चीज से होती है। मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, अपने परिधान को नहीं भूलता। मैं कभी भी सूट बूट ये वो पहन के मंचों पर नहीं जाता। ये धोती कुर्ता ये मेरे बाप दादाओं की पहचान है। अपने पहचान के साथ में बने रहना बहुत जरूरी है। आपके पास टैलेंट होगा तो आप लंगोटे में भी पतंजलि बेच सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप सूट बूट में होकर के भी 28 दिन जेल रह करके आएंगे। हमारे जैसा बाप होता तो जेल पे खड़ा रहता डंडा लेके। सर 4 घंटे के लिए कोई थाने में बैठा लेना, पुलिस पड़ोसी से नजर नहीं मिला सकते हैं आप। यहाँ से जेल से जमानत पे छूट के आ रहे हैं, उसके स्वागत में मीडिया खड़ी है, भव्य स्वागत हो रहा है। उसको तो आप हौसला दे रहे हैं कि तुम करो। क्षमा कीजिएगा, ये सब विषय नहीं है करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो जो राष्ट्रहित की बातें होंगी वो कहीं पर भी की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्र कवि संगम जो है वो संस्कार की भी बात करता है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र
पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे हमने गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं, शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।